हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं असाइनमेंट के। असाइनमेंट में मोस्टली जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी अगर आपने इन वीडियोस को कर लिया, इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ली। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अराउंड 40 है। पार्ट 1 में हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हो जाए, और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, the product of non-zero rational number and an irrational number is। आप समझो, पहले यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट की। ठीक है, रैशनल नंबर में कोई आपको यहाँ पे फिल्टर नहीं है, लेकिन इरेशनल नंबर में कुछ नहीं है। लेकिन रैशनल नंबर में क्या लिखा है, वो नंबर एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने अभी तक लेक्चर्स किए होंगे स्कूल में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे और जो चीज़ें ज़रूरत होंगी हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर आप मान लो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ √2। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या ये जीरो है? नहीं। क्या ये जीरो है? नहीं। मतलब कि ये आपका नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इरेशनल नंबर जो है कभी भी रैशनल नंबर के साथ जुड़ता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, वो उस नंबर को इरेशनल ही बना देता है। ठीक है, तो ये जो नंबर आपके सामने है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर जब एक नन जीरो, मतलब कि जीरो के अलावा जो रैशनल नंबर होंगे, उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑलवेज इरेशनल। अब जीरो क्यों, देखो, जब भी हम देखो जीरो क्या है, जीरो भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो का भी हम 0/1 मतलब कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पे, है ना। ये जो 1 आया है ये जीरो तो नहीं है ना, मतलब रैशनल नंबर हो गया ये। अगर हम जीरो को किसी भी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। जीरो को हम किसी भी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही मिलता है, और जीरो खुद क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो थ्योरी है ना, हमेशा के लिए चेंज होगी। जब भी हम एक जीरो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ऑलवेज रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर की बात हो रही है और लीस्ट प्राइम नंबर की बात हो रही है। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 1 से और खुद से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर है। और जिसके खुद से और 1 के अलावा अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो लीस्ट आपके पास प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। और जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है, देखो 1 तो है नहीं अपना, ठीक है, 2 हमारा लीस्ट प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये लीस्ट नहीं है ना, ये 2 के आगे वाला है।
इसके बाद होता है 4, इसके बाद 5 6 नंबर सो ऑन। तो 4 जो है ना, देखो 4 जो है इस नंबर सीरीज में सबसे पहले आ रहा है, सबसे छोटा नंबर है जो कॉम्पोजिट है, ठीक है। 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। इसके 1 और 4 के अलावा अदर फैक्टर भी है, ठीक है, अदर फैक्टर भी है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका जो एलसीएम निकालेंगे, मतलब 2 का, और लीस्ट कंपोजिट हो गया आपका 4, तो 2 और 4 का जो हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, उनका रेशियो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फैक्टर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका फैक्टर आया 2 टू द 4। यहाँ पे देखो जब हम 2 का निकालेंगे तो 2 का फैक्टर है 2 1 ज़ा 2, और 4 का फैक्टर है 2 2 ज़ा 4 इंटू 1। तो यहाँ पे 2 के लिए, इस 4 के लिए, ये रिस्पेक्टिवली फैक्टर्स आ गए। जब हम लीस्ट एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन जो आता है, हाईएस्ट जो पावर आती है वो क्या आती है यहाँ पे, 2 का 2, 2 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी 4, तो एलसीएम आ जाएगी हमारी 4। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो यहाँ से 1 भी कॉमन कर सकते हैं हम लोग, है ना, और एक 2 यहाँ है तो हम यहाँ पे 2 भी कॉमन कर सकते हैं। तो एचसीएफ जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 2, ठीक है भाई। तो एलसीएम आ गई 4, एचसीएफ आ गई 2। एलसीएम देखो मैंने आपको समझाया प्रीवियस में भी, एलसीएम जो नंबर होता है उसमें भले ही आपको यहाँ पे लीस्ट आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये लीस्ट क्या है। एलसीएम को आप ना एक मल्टीपल फैक्टर मानो, देखो 4, 4 टू ज़ा 8 भी है, 12 भी है, उसके बाद 16 भी है, 4 का डेवलप पढ़ो। तो जो फैक्टर है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो है ये आपके 8 भी है, 2 और 4 का, 12 भी है, 16 भी है, लेकिन इन सबसे छोटा जो होता है लीस्ट वो 4 है, समझे आप, इसलिए एलसीएम जो होता है 4 होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ का और एलसीएम का क्या रेशो होगा। तो एचसीएफ जो हमारी आई है वो आई है 2, और एलसीएम जो आई है वो 4। तो हम उसको कट करेंगे तो 1:2, ये हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। अगर पूछा है एचसीएफ टू एलसीएम तो एचसीएफ पहले लिखेंगे, एलसीएम बाद में लिखेंगे। अगर पूछता एलसीएम टू एचसीएफ तो आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाता, ठीक है, ये आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p and q are natural numbers and p is a multiple of q, then what is the HCF of q and p। देखो कह रहा है अगर p और q नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और p जो है मल्टीपल है q का, p जो है वो मल्टीपल है q का, ठीक है, मतलब p में q तो है ही और q के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। p जो है वो मल्टीपल है किसका, q का। अब देखो p मान लो यहाँ पे, आप इसको इमेजिन करो, p मान लो यहाँ पे 10 है, तो q क्या हो सकता है 2 × 5, है ना। तो p में q तो होगा ही होगा, मतलब 2 तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है जो आपको इक्वेट कर दे ना। 10 बनाने के लिए 5 चाहिए, 12 बनाने के लिए 6 चाहिए, लेकिन 2 तो एक फैक्टर है ही है हमेशा के लिए, समझे। तो p जो है आपका, p में क्या है, p इज अ मल्टीपल ऑफ q, तो p इज इक्वल टू q इंटू एक्स, ठीक है भाई। और q जो कि खुद एक नेचुरल नंबर है, मान लो वो कुछ भी हो सकता है 3 4 5, तो देखो वो खुद इंटू 1 तो होगा ही होगा ना, हर केस में मिनिमम इतना तो होगा ही। अगर मैं 3 लिखूं तो 3 1 ज़ा
3 लिखूंगा, अगर 5 लिखूँ तो 5 वन ज़ा 5 लिखूंगा, ठीक है। कम से कम इतना तो होगा ही होगा ना। अगर मैं 4 भी लिखूँ तो 4 इंटू 1 इतना तो होगा ही होगा, भले उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है, लेकिन इतना तो कम से कम होगा ही होगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू आ रही है हमारी क्यू इंटू 1 और पी की वैल्यू है क्यू इंटू एक्स। अब देखो, जैसे हमने अब पीछे किया था कि 2 का मल्ट फैक्टर है 2 इंटू 1 और 4 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पी का फैक्टर है क्यू इंटू एक्स और क्यू का फैक्टर है क्यू इंटू 1। इसमें अगर हम एच सी एफ निकालें, है ना, हाईएस्ट कॉमन, तो देखो इन दोनों ही टर्म्स में सिर्फ क्यू है कॉमन, है ना। तो एच सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। तो एच सी एफ की वैल्यू आपकी है क्यू। 2023 का क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं ऑलमोस्ट, तो बोर्ड के लिए और चाहिए भी क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब्स आर। देखो, ए और बी क्या है, कोई को प्राइम नंबर है। तो इनका जब हम क्यूब करेंगे, ठीक है, इनका जब क्यूब करेंगे तो वो नंबर कैसा होगा, को प्राइम ही होगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। हम इसको चेक करेंगे अज्यूम करके। देखो, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, जो खुद के फैक्टर पे आ रहे हो, ठीक है, 3, 5, 7। वो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ 1 हो। देखो 3 1 का 1, 3 का लिखेंगे तो 5 का लिखेंगे तो 5 इंटू 1। तो इन दोनों में एच सी एफ कितना आ रहा है, ओ सॉरी, एच सी एफ कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 ओनली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो हम ना इसमें किसी एक नंबर को नहीं बोलते हैं, हमेशा ऐसे बोलेंगे 3, 5, ये क्या है आपस में, क्रो प्राइम है। ऐसे नहीं कि 3 को प्राइम है या 5 को प्राइम, समझे। 3, 5 ऐसे कहेंगे कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर मान लो इसी नंबर को हम लोग लेके सॉल्व करें तो 3 और 5 को प्राइम तो है ही, अगर हम अब इनका क्या करें, क्यूब करें, और 5 का भी करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 27 और ये आ जाएगा आपका 125, ठीक है भाई। ये आएगा 27, ये आएगा 125। तो जब मैं इनके फैक्टर निकालूंगा, आप चेक कर लो यहाँ पे, यहीं पे चेक कर लो आप, ठीक है। ये देखो, तो इनका जब मैं फैक्टर लिखूंगा, तो इनके फैक्टर्स में भी मुझे क्या मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन जो चीज़ मुझे दिख रही है वो सिर्फ 1 ही दिख रही है कि नहीं। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ भी 3 है या यहाँ भी 3 है तो 3 भी हो जाता। हाईएस्ट क्या दिख रहा है मुझे कि इन दोनों में 1 ही कॉमन आ रहा है। तो जब किसी दो नंबर के बीच में कॉमन जो होता है वो 1 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। मतलब ये हुआ कि ए और बी जो को प्राइम नंबर है उनका क्यूब करने के बाद भी क्या आ रहा है, कॉमन 1 ही आ रहा है। मतलब वो नंबर भी आपस में क्या है, वो नंबर भी आपस में क्या है, को प्राइम है, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। देखो, पहली बात यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जितना समझ आ रहा है उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, तो 3750 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या निकलेगा। तो इसको मैं ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो है तो मैं यहाँ 2 से जा सकता हूँ या तो 5 से जा सकता हूँ, क्योंकि देखो ज़ीरो कब आता है, 10 कब बनता है, 2 इंटू 5 से ही 10 बनता है। जब 1 2 और 1 5 हो तो एक ज़ीरो वाली टर्म मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से जा सकता हूँ या 5 से जा सकता हूँ, तो मैं 5 से जाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। 35, 2 25 25, यहाँ पे 0,
ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, 15 का 30, 6 और 3 इक्वल 3। तो 3750 का फैक्टर्स क्या क्या आया, ये। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, 5 की पावर कितनी, 4 × 2 × 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट मतलब कि पावर ऑफ 5। ठीक है, 5 का एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या है, तो 5 का पावर क्या है भाई, 4 है ना। देखो 5 का पावर क्या है, 4 है। यहाँ पे 4 ही आपका आंसर है। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको यहाँ पे बोल दे कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 3750, तो इस सब का क्या करोगे आप, इसका भी 1 इसका भी 1, तो हमारा आंसर आया था 6। प्रोडक्ट बोलेगा तो प्रोडक्ट कर देंगे, डिवाइड डिवाइड तो नहीं कहेगा, अगर 2 से ज़्यादा नंबर है तो प्रोडक्ट या आपको सम पूछ सकता है, ठीक है, या इंडिविजुअल। तो ये पे तीनों चीज़ आपने सीख ली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ना आपको एक कीवर्ड देखना है। एक कीवर्ड है आपका ग्रेटेस्ट और दूसरा हो सकता है लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट जब देखा जाए तो आपको याद रखना है, लीस्ट के लिए हम एलसीएम निकाल देते हैं और ग्रेटेस्ट के लिए हम एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक। दो हमें अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये करना है। ठीक है, फैक्टर निकालने, तो 95 का जब आप करोगे, 45 या ये 19 1 से चल जाएगा, 171 का करेंगे तो 15 7 की, और ये जाएगा आपका 3 ठीक है, और 19 93 है। तो 95 का फैक्टर आया आपका 5 × 90, और 171 का फैक्टर आया आपका 3 × 3 × 90। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट था तो हमें एचसीएफ निकालना था। अगर अब मैं इन दोनों का एचसीएफ देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे, 19 दिख रहा है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 90। किसमें था, मिनट्स भी। ठीक है, मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, अब इसको सेंटेंस बना के आपको लिख देना है लास्ट में आंसर। द ग्रेटेस्ट 19 मीटर पर मिनट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच गर्ल कैन वॉक 5 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। ऐसे करके लास्ट में आंसर लिख देना है। बस आपको ये समझना है कि ग्रेटेस्ट लिखा होगा तो मैं एचसीएफ निकालो, लिस्ट लिखा होगा तो मैं एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, तो 19 मीटर पर मिनट आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7, if two positive integers a and b are written as a दिया हुआ है x³ y² और b गिवन है आपके x और y³, जहाँ पे x और y जो है प्राइम नंबर्स हैं, x और y जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। देन रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ऑफ a एंड b। अभी मुझे मान लो क्वेश्चन नहीं समझ आया, लेकिन मुझे ये समझ आ गया है कि एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है, तो पहले मैं एलसीएम ऑफ ए बी ही निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो एलसीएम इसका निकालने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये प्राइम नंबर है, मान लो ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, याद है आपको पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 2 का किया था 2 × 1 और 4 का किया था हमने 2 × 1। तो जो ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म था, मतलब 2 की स्क्वायर था यहाँ पे और 2 का पावर 1 था, तो 2 का पावर 2 को हमने लिया था ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो x दोनों तरफ है,
ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन x की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो एलसीएम में हमेशा हम बड़ी पावर वाले को लेते हैं, तो x की पावर 3 होगी यहाँ पे, इंटू y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो y की पावर 3 वाले को लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x³ y³। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालना था हमें, है ना, अब हमें प्रोडक्ट निकालना था। कह रहा है देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, x³ y² को मल्टीप्लाई करना है x और y³ से, है कि नहीं। देखो मल्टीप्लाई का निशान है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 4 हो जाएगी। y की पावर 2 और 3 है, तो y की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि जो प्रोडक्ट आया है, जो प्रोडक्ट आया है उसको हमें एलसीएम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो x की पावर 3, x की पावर 4 है तो ये कट जाएगी, ऊपर सिर्फ बच जाएगा x, y की पावर 3 है, y की पावर 5 है तो 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा y का स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, x y का स्क्वायर, x और y का स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 8, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, देन x की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विथ विच डिजिट। ठीक है, कह रहा है कि ये आपको मान लो एक दिया हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, कह रहा है कि ये कोई नंबर है, ठीक है, कब, जब n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर हो, मान लो n की वैल्यू 1 है, तो इस केस में 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो 6 में से एक ये बचेगा 1। n की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो देखो कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा हो जिसकी पावर n हो, n की टर्म्स में दिया हो, आप उसमें 1 2 3 वैल्यू पुट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। भले यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप कोई वैल्यू ले सकते हो। जनरली हम क्या ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 और एक -1, इतने से आपका आंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, n की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। इसको जब माइनस करोगे तो 1 1, तो देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है आपका 1 है। और चेक कर लेते हैं n इज इक्वल टू 3 लेके, तो 6 की पावर 3, तो 36 इंटू आप 6 करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 216। ठीक है, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगी। इसको माइनस करो तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गए 1। ठीक है, देखो आप क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप इतना इतना चेक करोगे फिर भी आपको पता लग जाएगा कि 1 1 1 आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आए तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखो 196 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है, फिर जो भी इसका जो भी आएगा आपका उसके पावर्स को क्या करना है, पावर्स को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। देखो सम करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 5 का एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, 5 एक्सपोनेंट क्या है, तो 4 आंसर आया था। यहाँ पे पूछ रहा है इस सारे ही जो फैक्टर आए हैं उनके पावर्स का सम करके बता क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका। 196 का करोगे, यहाँ पे करते हैं 2 से, तो 2 18 16
18 मिल जाओ तो 20। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो ये कॉमन है तो 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। अब मैं इसकी क्या करूँगा, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर का सम करूँगा। पावर का सम क्या होगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4। तो यही हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, it HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 16. Find the value of m। कह रहा है ये दो नंबर है 144 और 180, इनके HCF को हम लिख सकते हैं ऐसे, मतलब जो भी HCF आएगा तो वो इक्वल होगा वह 13m माइनस 16 के, है। इसका मतलब तो यही निकलता है। और HCF हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से 144, ठीक है, और 180 का करके। तो 144 का करेंगे तो उसे करें 14 2 6 37 18 9 3। ठीक है भाई, यहाँ पे करेंगे तो 45 5 9 45 3 3 9 3 3। ठीक है, तो इसका आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, पर 1 तो होता ही है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। ये भी कॉमन है, दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, और ये भी दोनों में है तो ये भी दोनों में। तो क्या है दोनों में, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। और क्या है कॉमन, यही है बस। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9। HCF क्या आ जाएगा हमारा 36। HCF क्या आ जाएगा 36। अब क्या कह रहा है कि 36 जो है वो इक्वल है 13m माइनस 16 के, है ना। और 36 जो है ये माइनस 60 इधर जाएगा, 16 में जाएगा, और ये 13m बचेगा। ये हो जाएगा 6 6 12, मतलब कि 2 और 5 52। 13m 13 4 ज़ा 52 होता है, और m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगली वीडियो में फिर से हम 10 या 20 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।